नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति लगातार मैं सरकार के और कोरोना के विषय पर बोल रहा हूं और सरकार की जल्दबाजी या अहंकार का जो दर्शन उसके ऊपर टिप्पणी करता हूं। पिछले कई डिसीजन जिसमें सरकार को कुछ सफलता भी मिली, आलोचना भी हुई, सरकार देश में मतलब आंदोलन भी चले, कुछ सफल ही है, कुछ असफल ही है, कुछ संघर्ष है इस समय। तो सरकार के संगठन के लोग या समर्थक लोग उल जलूल बातें भी करते रहे हैं। उनसे ये लगता है कि सरकार बहुत जल्दी में है। राष्ट्रवाद का जो नारा देती है, अगर सरकार वास्तव में राष्ट्रवाद की बात करना चाहती है तो आम और ख़ास को एक ही व्यवस्था देने की संरचना की तरफ सरकार चले। जैसे सरकार का नारा है एक देश एक संविधान, एक नागरिकता भी कहती है दबे मन से, लेकिन जोर से नहीं बोल रही है, जबकि इस देश को ज़रूरत है। एक देश एक संविधान, एक नागरिकता, एक शिक्षा प्रणाली, एक स्वास्थ्य प्रणाली इस देश में अति आवश्यक है। उस मुद्दे पर अगर सरकार चले तो मैं समझता हूँ देश के जिस 80% राष्ट्रवादी सोच के लोगों को आप हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा करना चाहते हैं तो वो शायद इकट्ठे हो जाएं। आपका एक जिस तरह का आप बयानबाजी करते हैं, जिस तरह की आप जल्दबाजी करते हैं, उससे ये आपकी योजनाएं जो आपकी चल रही हैं सफल नहीं होंगी। विरोध बढ़ेगा और विरोध करने वालों को आप राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही जैसी बातों से अपमानित करके अपना और देश का नुकसान कर रहे हैं, नफरत का बढ़ावा दे रहे हैं। ये समझने का प्रयास करें। जैसे सरकार ने नोटबंदी लाए, उसके द्वारा कि वे काला धन पकड़ा जाएगा, लोग पकड़े जाएंगे, वो उसमें सफलता नहीं मिली। कोई चार्जशीट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन जनता भूल जा रही है। दूसरा CAA आया, उसमें भी विरोध हुआ और अमित जी के अति अहंकार संसद में बोलने के कारण शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आक्रोशित हुए। जैसे हरियाणा में इन्होंने बड़े घमंड के साथ अमित शाह जी ने अहंकार की भाषा में जनसभा में एक नस्ल को अपमानित करने की भाषा में बात की थी, उसका दुष्परिणाम इनको मिला है। अभी भी सबक सीख लें। आप वहाँ ऑक्सीजन पे हैं, उसी परिवार के द्वारा आप ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं, तो ये अहंकार छोड़ दें। अब अच्छी बात ये है राष्ट्रीय नेतृत्व और ये अहंकारी लोग इस किसान वर्ग को नहीं चुनौती दे रहे हैं, उसी भाषा का उपयोग करें तो शायद ये आंदोलन और गति पकड़ेगा। अब चुप हैं तो इनकी चुप्पी को समझ लें कि ये कहीं ना कहीं गलत है, बैकफुट पे हैं इस बात के लिए। ये इनके इन प्रकरण अपने दाएं बाएं पिंजरे के तोतों से आल बबाल बुलवाते रहते हैं, अब सीधे सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये इसको भी हम अपनी एक सफलता मानते हैं कि जो 56 इंच की छाती और अहंकारी भाषा उनके एक साथी की, जिनके पुत्र की अकूत संपत्ति इस कार्यकाल में बढ़ी है, वे सब अपने आप को अभी समय बैकफुट पे किए हुए हैं। उनकी भाषा संयमित है, कभी कभी प्रयास करते हैं तो उसका विरोध होता है, तो वे समझ रहे हैं। जैसे अभी गाय और गौवंश को इन्होंने प्रतिबंधित किया था, जल्दबाजी का डिसीजन था। तो मैं देश के वासी किसान वासियों से ये कहूँगा और उन जनता के लोगों से कहूँगा जो ट्रैफिक के द्वारा बाधित हो रहे इन पशुधन के, गौधन के द्वारा मृत्यु में हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं, गाड़ी टूट रही है और खेतों में फसल खा रहे हैं, वे सब लोग इस पीड़ा को समझें और जब आप वोट डालने जाएं इनकी इस जल्दबाजी के डिसीजन को ज़रूर सबक सिखाएं। क्योंकि होना ये चाहिए था कि आपको प्रतिबंध से पहले उसके विकल्प सोचने चाहिए थे। लोगों को जैसे गांव की ज़मीन है, ग्राम पंचायत, उसमें आप गौशाला बनाते, वहाँ के बेरोजगारों को उसमें लगाते, वहाँ पर उनके बायोगैस के द्वारा बिजली उत्पाद करते, वो बिजली गांव और उसके अन्य वो सप्लाई करते, उसके द्वारा जैविक खाद उत्पन्न करते, उसके द्वारा जो पैसा कम आता वो वहाँ के बेरोजगारों को मिलता। कुछ सरकार ऐड देती तो ये ना तो फसलें खाई जाती, ना ये बेजान जो निर्दोष लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं ना वे मारे जाते, ना कार मोटरसाइकिल की क्षति होती।
तो वो सब परिदृश्य आप जनता देख लेना, सरकार कितनी जल्दबाजी में है। ऐसे इस किसान बिल लाने में कितनी जल्दबाजी करी है, ना पूछा ना ताछा, और उसका विरोध हो रहा है तो उनको गद्दार और देशद्रोही राजद्रोही बता रहे हैं। क्या इनको ये जो चंद लोगों के लिए आपने बड़े बड़े गोडाउन बनाने और प्रशासन केंद्र बना दिए हैं या बनवाए जा रहे हैं, क्या ये ग्राम स्तर पर 4-5 गांव के स्तर पर ये इस तरह के ग्राम, जैसे मैंने गौशाला का प्रावधान बताया है, क्या ऐसे ही उन ग्राम पंचायतों की भूमि में वहाँ के युवाओं के द्वारा, वहाँ के साधन संपन्न के द्वारा, लोकल परिवार व्यापारी के द्वारा वैसे संस्थान खड़े करे जाते, जिनको खड़े करके उनका किराया लेते, जिससे वो संस्थान रन करता, किसान उसमें अपना माल स्टोर करता, उसको सरकार बैंकों से ये प्रावधान करती कि भाई आप अपनी फसल पर तत्काल कुछ ऋण ले लीजिए, जिससे कि आप अपनी तत्काल फसल बोना, अपने बच्चों की फीस जमा करना, अन्य खर्चों को पूर्ति करते, और बाकी बचे हुए सामान को मतलब उस पैसे जो कुछ समय बाद, जैसे अभी भी नेचुरल यही होता है, जब किसान की फसल बिकती है तो वो सस्ती हो जाती है, जब वो व्यापारी के पास जाती है तो वह 2 महीने बाद महंगी हो जाती है, कई गुना महंगी जाती है। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था कि उस बढ़े हुए दाम में भी कुछ नियंत्रण करते और किसान को उस समय बेचने का राइट मिलता, वो अपना नॉमिनी बैंक का ऋण और किराया उसका देता, तो लोकल व्यापारी को, लोकल बेरोजगार बच्चे को, किसान को उसका वाजिब दाम मिलता। ये चंद पूंजीपतियों के पास आप जो ताकत दे रहे हैं, इसको डिसेंट्रलाइज करना था, विकेंद्रित करना था, आप इसे केंद्रित की तरफ ले जा रहे हैं। जैसे राजा और सूदखोरों का पूंजीवाद का एक भाव इसमें साफ झलकता है। तो मेरे देश की जनता, हमारी पीड़ा यही है कि आपने लोकल स्तर, लोकल व्यापारी को इस तरफ नहीं ध्यान दिया, बेरोजगारों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप केवल चंद पूंजीपतियों के लिए और राजा के लिए सुरक्षित करने के भाव से इसको जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है। अब भी सद्बुद्धि ले लीजिए, इसको आप डिसेंट्रलाइज करिए, विकेंद्रित करिए, गांव ब्लॉक स्तर पर आप ये इस तरह के संस्थान बनाइए, प्रशासन संस्थान और स्टोर संस्थान बनाइए। उन लोकल व्यापारी को जो व्यापार कर रहे हैं उनके अंदर ये भाव भरिए, नैतिकता का भाव भरिए कि भाई आम किसान को भी उसका वाजिब दाम मिले, आम उपभोक्ता को भी वाजिब दाम मिले। क्यों नहीं क्वेश्चन खड़ा होता है, जो भी इस व्यापार के संस्थान चल रहे हैं उनमें जो श्रम शक्ति लगी हुई है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल शक्ति लगी हुई है, क्या उसको उसके परिवार की मूलभूत सुविधाएं पूरी हो रही हैं? ये सर्वे का विषय नहीं है, पर सामने दर्शन हो रहा है। एक छोटी सी दुकान के यहाँ जो 4-5 आदमी उसके यहाँ काम करते हैं, वो बाबूजी बैठ जाते हैं, उस श्रम शक्ति के बिना उसकी दुकान नहीं चल सकती। क्या उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य के लिए उनके पास पैसा है, उनके बच्चों की समय पे शादी हो रही है? क्या उस दुकानदार ने अपने इस संस्थान के द्वारा कितने अन्य उपक्रम खड़े कर दिए हैं, कितनी अकूत संपत्ति जोड़ ली है? क्या ये सोचने विषय नहीं है? क्या जिस संस्थान को वो चलाने वाली श्रम शक्ति के को भी सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो ये सोचने का विषय है, इस पर ध्यान दिया जाए। तो मेरे व्यापारी लोगों, नैतिकता का भाव रखो, मानवता का भाव रखो, राष्ट्रीयता का भाव रखो, समानता का भाव रखो, जिससे कि इस देश में नफरत ना फैले। योग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति जिस तरफ उसको अपने स्थान अपने आप बना लेता है, लेकिन उसके अवसर मत रोकिए। कल को ये ना कहे कि मुझे अवसर नहीं मिला, क्योंकि जो अयोग्य होगा वो आपकी संसाधनों के द्वारा भी, आपकी दिशा के द्वारा भी वो नहीं सुधरता है। जैसे घर में 5 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे गंभीर होकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, कुछ बच्चे माता पिता का, कुल का नाम गंदा करते हैं, उनकी एक अपने आप में एक अलग श्रेणी बनी जाती है। वही श्रेणी पिछड़ा वर्ग कहलाती है या दलित वर्ग कहलाती है। हम मानव हैं, हम सभी एक ही सप्तऋषियों की, ये जो सप्तऋषियों की संतान है, जिसकी जैसी सोच थी, जैसा जिसका DNA था, जैसा जिसका चिंतन था, जैसा जिसका संस्कार था, उनकी बहुतात वहाँ तक बढ़ती चली गई। वो वर्ग एक अपने आप में निम्न, उच्चतम और निम्नतम स्तर का और मध्यम स्तर का बनता चला गया। हमारे देश में उसको नस्लें भी दंश झेल रहे हैं, हम जाति भी दंश झेल रहे हैं, क्षेत्रीय दंश भी झेल रहे हैं। ये बड़ा सोचनीय विषय है। अब हमें रिफॉर्म करने का समय है, हमें ज़रूर बदलना चाहिए। राष्ट्रवाद तभी आएगा, मानवतावाद तभी आएगा, समतावाद तभी आएगा। इस पर विचार करें, मेरे भाव को समझें। नमस्कार।